नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल हमारा इंडिया, जिसमें हमने एक श्रृंखला शुरू की है राजनीतिक किस्से। राजनीतिक किस्सों के एपिसोड नंबर 5 में हम आज एक ऐसे राजनेता की बात करने वाले हैं कि जिसने यूपी उत्तर प्रदेश में अधमरी कांग्रेस को वापस से खड़ा किया, उसको जीत दिलवाई और फिर उसी को उत्तर प्रदेश में उसी कांग्रेस को मिटाने की कसम खा ली। बात करते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा की। कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपने आखिरी दिनों में कांग्रेस को मिटाने की कसम खाई थी। अपने बेटे विजय बहुगुणा को मैदान में उतारा था। विजय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी बने। भाजपा में शामिल हुए हेमवती की बेटी रीता बहुगुणा भी 2016 में भाजपा में शामिल होगी। आखिर ऐसा क्या था कि यूपी की पहली विधानसभा में शामिल हुए चाणक्य कांग्रेस को बर्बाद करने पर तुले थे। कांग्रेस से वो यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे और केंद्र में भी मंत्री रहे, फिर इतनी नाराजगी क्यों? चलते हैं उनकी कुछ झलकियों की ओर, हेमवती नंदन बहुगुणा की कुछ झलकियों की ओर। शुरुआत करते हैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था और 25 अप्रैल 1919 को तत्कालिक पौड़ी जिले के बुधानी गांव में हेमवती नंदन का जन्म हुआ। वो दौर था आर्य समाज का जो भारतीय परंपरा को फिर से जीवित करना चाह रहा था। वो दौर था गांधी का जो भारत की राजनीति को राजे रजवाड़ों की लड़ाई से अलग प्रत्येक गांव वालों के हाथ में देने जा रहे थे। तो उसी गर्व से बने डीएवी कॉलेज से हेमवती की पढ़ाई हुई थी। कॉलेज के दौरान ही हेमवती का संपर्क लाल बहादुर शास्त्री से हो गया था। तो जाहिर सी बात है देश की राजनीति में इनका इंटरेस्ट आना ही था। 1936 से 1942 तक हेमवती नंदन छात्र आंदोलनों में शामिल रहे थे। वो वक्त ही ऐसा था कि जिससे जितना हो सकता था वो करता था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हेमवती के काम ने उन्हें लोकप्रियता दिला दी। अंग्रेजों ने हेमवती को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 5000 रुपए का इनाम रखा था। 1 फरवरी 1943 को दिल्ली की जामा मस्जिद के पास हेमवती गिरफ्तार हुए थे, पर 1945 में छूटते ही फिर बैंड बजाती थी अंग्रेजों की। जल्दी ही देश आजाद भी हो गया। उसके बाद हेमवती यूपी की राजनीति में सक्रिय हो गए। 1952 से लगातार यूपी कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। 1957 में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने। ऐसा माना जाता है कि सरकार जिसको मंत्री नहीं बना पाती उसे ये पद दे देती थी, पर इससे पता चलता है कि हेमवती को इग्नोर करना सरकार के लिए आसान नहीं था। 1958 में प्रमोशन हुआ। सरकार में श्रम और उद्योग विभाग के उपमंत्री रहे। फिर 1963 से 1969 तक यूपी कांग्रेस महासचिव पद पर रहे। 1967 में आम चुनाव के बाद बहुगुणा को अखिल भारतीय कांग्रेस का महामंत्री चुना गया। इसी साल कांग्रेस में समस्या पैदा हो गई। चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी। फिर 1969 में इंदिरा गांधी को लेकर बवाल हो गया। कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई। त्रिभुवन नारायण सिंह जैसे नेता कामराज के सिंडिकेट ग्रुप में चले गए, पर कमलापति त्रिपाठी और हेमवती नंदन बहुगुणा इंदिरा गांधी के साथ बने रहे। त्रिभुवन नारायण सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए उपचुनाव में एक पत्रकार रामकृष्ण द्विवेदी से हार गए। इसके बाद कमलापति त्रिपाठी को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया, पर पीएसी विद्रोह के चलते उनको भी पद छोड़ना पड़ा। विद्रोह के अलावा कमला सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप। अब बात करते हैं कमलापति धोती पहनते थे, महंत लगते थे, प्रशासन गड़बड़ हो गया था। तो ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो शासन भी संभालते और इंदिरा गांधी के सामने चूप भी ना करे। हेमवती नंदन 1971 में पहली बार सांसद बने थे, पर उनको उम्मीद थी कि इंदिरा का लगातार सपोर्ट करने की वजह से उनको कोई ताकतवर पद मिलेगा, पर संचार विभाग में जूनियर मिनिस्टर ही बन पाए थे। उस वक्त ये इतने नाराज हुए थे कि 15 दिन तक मंत्री का चार्ज ही नहीं लिया था। वो कूटकर इंदिरा ने इनको स्वतंत्र प्रभार दे दिया। इसके अलावा हेमवती को जगजीवन राम टेम का माना जाता था।
तो इंदिरा गांधी को सलाह दी गई, इनको यूपी का मुख्यमंत्री बना दीजिए, ये आपके विश्वास पात्र हो जाएंगे। हेमवती 12 से विधायक बने। दिलचस्प बात यह है कि कमलापति और हेमवती के रिश्ते बहुत अच्छे थे। हेमवती अपने पिता के अलावा सिर्फ कमलापति के ही पांव छूते थे। कमला ने भी बहुगुणा के नाम पर हाँ कर दी। बहुगुणा ने आते ही यूपी की हालात संभाले और 6 महीने बाद राज्य में अधमरी हो चुकी कांग्रेस को चुनाव भी जिता दिया। कहा तो यह भी जाता है कि विपक्ष के दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता की छलबल लगाकर जमानत भी जब्त करवा दी थी। किवंदतियां हैं कि चंद्रभानु गुप्ता उनसे पूछते थे, रे नटवर लाल, हराया तो ठीक, लेकिन जमानत जैसे कैसे जब्त कराई मेरी, ये तो बता। बहुगुणा का जवाब था, आपकी सिकाई गाते हैं गुरुदेव। वरिष्ठ पत्रकार और रंगकर्मी राजीव नयन बहुगुणा। 1975 में इंदिरा गांधी ने सबको सरप्राइज करते हुए देश में इमरजेंसी लगा दी। कांग्रेस के भी कई नेता इस बात पर चिढ़ गए, पर इंदिरा के सामने बोलने का साहस किसी में नहीं था। लगभग सब इंदिरा के साथ ही थे। सबको लगता था कि बाद में सबको बड़ा पद दिया जाएगा। इसी दौरान 1975 में बहुगुणा का इंदिरा से 3-5 हो गया, इस्तीफा देना पड़ा। कहा यह भी जाता है कि संजय गांधी की गुंडई ने इनको बहुत दुखी कर दिया था। संजय किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। इसके पहले वो 4 मार्च 1974 को भी रिजाइन कर चुके थे, पर 5 मार्च 1974 को फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। फिर जब 1977 में लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तो बहुगुणा ने पहली बार कांग्रेस से बगावत की। बहुगुणा ने पूर्व रक्षा मंत्री जगजीवन राम के साथ मिलकर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी बनाई। इस चुनाव में इस दल को 28 सीटें मिली, जिसके बाद में जनता दल में विलय हो गया। इस पार्टी के बैनर तले बहुगुणा ने आज के उत्तराखंड की 4 लोकसभा सीटें जीती। चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्री रहते बहुगुणा देश के वित्त मंत्री भी रहे थे। कांग्रेस में आना जाना उनके लिए लगा रहा। तो बात करते हैं आगे की, जब उन्हीं के क्षेत्र से चुनाव लड़ा था अमिताभ बच्चन ने। हालांकि जनता पार्टी के बाद बहुगुणा 1980 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में दोबारा शामिल हो गए। और 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए तो इंदिरा ने हेमवती नंदन बहुगुणा को कांग्रेस में आने का निमंत्रण दिया और उनको प्रमुख महासचिव बनाया। 1980 में मध्यावधि चुनाव में बहुगुणा ने पूरी शक्ति के साथ चुनाव अभियान को संचालित किया। बहुगुणा गढ़वाल से जीते। 1980 के चुनाव के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा ने चौधरी चरण सिंह के बारे में कहा था कि इस चौधरी ने हमारा जीना हराम कर दिया। हम ही जानते हैं हम कैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान में जीते हैं। यादवों का 6 साल का लड़का भी हमारी पार्टी की जीप को देखकर खड़ा हो जाता था और चौधरी की आलोचना तो दूर, उसका नाम आते ही लोग हमारे ऊपर ईंटें फेंकने लगते थे। हेमवती नंदन बहुगुणा ने एक बार कहा था, विपक्ष की तो बुरी हालत है, प्रधानमंत्री ने बुलाया नहीं कि विरोधी नेता कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते हुए पहुंच जाते हैं। चुनाव के बाद केंद्र में कांग्रेस सरकार आई, पर इनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली। इंदिरा गांधी का बदला लेने का अनूठा तरीका था, एकदम अपमानित कर देती थी। 6 महीने के अंदर ही बहुगुणा ने पार्टी के साथ ही लोकसभा की सदस्यता भी छोड़ दी। 1982 में इलाहाबाद की इसी सीट पर हुए उपचुनाव में भी जीत हासिल की, लेकिन 1984 का चुनाव उनके लिए काल बनकर आया था। राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को खड़ा कर दिया, पर बहुगुणा का राजनीतिक कद बहुत बड़ा था। बहुगुणा ने अमिताभ के खिलाफ दबा के प्रचार भी किया, लेकिन बच्चन ने बहुगुणा को 1,87,000 वोटों से हराया। बहुगुणा कांग्रेस छोड़कर लोकदल में आए थे। यहाँ देवीलाल और शरद यादव ने उन पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए, जिससे वो अंदर ही अंदर टूट गए। उस हार के बाद बहुगुणा ने राजनीति से संन्यास ले लिया। पर्यावरण संरक्षण के कामों में लग गए। 3 साल बाद अमिताभ ने सीट छोड़ी, राजनीति से संन्यास ले लिया और उसी दौरान हेमवती नंदन बहुगुणा की मौत हो गई। क्या कहें, राजनीति एक सह और मात का खेल है। कहीं सह तो कहीं मात देखनी ही पड़ती है। एक बात और बता दूं कि जिस वक्त अमिताभ बच्चन हेमवती बहुगुणा के
खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उस समय वहां के कुछ नारे प्रसिद्ध थे। जो वो नारे थे, हेमवती नंदन इलाहाबाद का चंदन, दम नहीं है पंजे में, लंबू फंसा शिकंजे में, सरल नहीं संसद में आना, मारो ठुमका गाओ गाना। ऐसी कुछ बातें हुई। उसके बाद में बहुगुणा की पूरी फैमिली, पूरा परिवार, लगभग पूरा परिवार ही आज राजनीति में है, राजनीति में सक्रिय है। रीता बहुगुणा जोशी हेमवती नंदन की बेटी हैं। 67 साल की रीता यूपी कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं और 2016 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली और इससे पहले वो इतिहास की प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। इनके परिवार के बारे में बात करेंगे दोबारा इनके दूसरे पार्ट में। इनके परिवार के बारे में बात करेंगे हम अलग से एक वीडियो बना करके। चलता हूँ आज के राजनीतिक कहानियों, पॉलिटिकल किस्सों में बस इतना ही। अगर ये जानकारियाँ आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ऐसे नेता के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं। धन्यवाद।